हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें कमेंट सेक्शन में भी मैसेज किया था, व्हाट्सएप पे भी बहुत से स्टूडेंटों ने बताया था कि सर आप चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो लाइए जिसमें केवल VBI क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है वही हमें केवल कराइए, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो आज का ये वीडियो वन शॉट ही है, ठीक है, वन शॉट है। अब फिजिक्स का हमने पहला चैप्टर ले लिया है जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसका हम केवल बोर्ड एग्जाम में जो बार बार पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम कराएंगे। यहाँ पे हमने ले लिया है, देखिए ये मैं बता दूं आपको, ये सभी क्वेश्चन पेपर से ही आपका सभी उठाया गया है, बार बार इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सभी देख रहे हैं, इसका पूरा हमने नोट्स भी बनाया हुआ है। तो सबका ये आपके पूरे जो बोर्ड एग्जाम है मैं बता दूं, देखिए 2000 हमने कितने से लिया है, 2018 से, 19 से, 20, 21, 22 और 23। तो ये मैंने 6 वर्षों का बोर्ड एग्जाम का पेपर देखा, उसमें से इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम देख लेते हैं। तो निश्चिंत रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। निश्चिंत रहना है, अब समझते जाना है। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, इसकी मात्रा तथा इसका मात्रक लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमाकर भी कहा था, ठीक है, जैसे कहीं पर परिभाषा के साथ साथ यहाँ पे बीमा सूत्र लिख दिया है, ठीक है, कहीं पर सूत्र लिख दिया है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब यदि आपको क्वेश्चन पूछ दिया तो इसका पूरा डिटेल में ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं ना। मात्रक, राशि, बीमीय सूत्र, तो जो हम लिखवा रहे हैं उसको लिखिए। मैं साइड में फोटो भी लगा दूंगा, ये बहुत बार में कितने बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए मैं हल लिखता हूं। तो सबसे पहली बात तो आता है यहाँ पे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसे हैं। वैसे तो हमने ये टॉपिक कराया हुआ है पर समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए ऐसे ही आपको हेडिंग डालना है। देखिए मेरे पास तो वो नहीं है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको मतलब ऐसे ऐसे बता दूं, ठीक है। बट मैं यही कहूँगा जितना है उतना में ही मैं आपको कराऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ब्लैक पेन और नीले पेन का ही यूज करना है, ठीक है। तो आप समझते हैं, तो आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम परिभाषा आपको याद कराएंगे, इसी वीडियो में ध्यान से समझेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E=F/Q। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ये और एक और होता है E=1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अभी हम दोनों फॉर्मूले को बता देंगे कि देखिए, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले से इसका परिभाषा करते हैं। ये Q क्या है, आवेश है, F क्या है, बल है। तो यदि Q को, जो आवेश है, यदि आवेश Q को यदि हम एक ले लेते हैं, मतलब एक मतलब इकाई मान लेते हैं, या हम कह सकते हैं एकांक, एकांक कहें या इकाई कहें, एक को आप कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यदि Q यदि हम एक ले लेते हैं तो जो E होगा वो F के बराबर हो जाएगा, जो E होगा वो F के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और F क्या है, F तो है बल, F क्या है, बल है, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहां से हम परिभाषा क्या कह सकते हैं, यहां से हम परिभाषा कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि ध्यान से समझेंगे, एकांक, ये एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पे कहा गया कि जो आवेश है वो एकांक आवेश हो, मतलब उसका मान एक हो, तो वही कहा गया एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ गए परिभाषा, सिंपल सा है, शॉर्ट में परिभाषा हमने बता दिया। यह परिभाषा आप लिख देते हैं, फुल नंबर आपको मिलेंगे। तो ये मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, मैं यही लिखूंगा कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है,
ठीक है जी। तो ये हमने परिभाषा लिख दिया है। देखिए मैं एक ही बार बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी टॉपिक पे हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, बट वन शॉट वीडियो है तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन हमें करना है, तो वो मैं कर दे रहा हूँ। हमने कहा कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ये फॉर्मूला मिल गया यहाँ से। अगर हम इस फॉर्मूले को भी हम देखें तो इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आया है। आप चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बट मुझे प्रूफ नहीं करना है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है, तो उसमें प्रूफ नहीं करना होता है, पूरा मात्रक विमीय सूत्र सब लिखना होता है। एक और इसका परिभाषा हम एक और तरीके से कर सकते हैं, बट मैं उस परिभाषा को लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं उसको आपको बोल दूंगा, आप ध्यान से समझकर ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए सपोज दैट ये कोई आवेश है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये आवेश है कोई, अब प्लस आवेश हो या मतलब धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक, यदि ये आवेश है तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब हम इसमें एक एकांक धनावेश को ले लेते हैं, एकांक धनावेश। देखिए एकांक एक है तो एकांक, और धन आवेश है तो एकांक धनावेश को हमने ले लिया। क्या लिया है? एकांक धन आवेश को। देखिए एक एक बात को आपको समझते जाना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये आवेश है और ये एकांक धनावेश है। तो जब आवेश का ये चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने एकांक धनावेश को लेकर गए हैं, तो ये वाला आवेश या तो इसको, ये वाले आवेश या तो इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, या तो दूर भगाएगा या तो आकर्षित करेगा। मतलब ये धनात्मक आवेश है और ये भी अगर धनात्मक होगा तब तो ये दोनों को, ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा। मतलब प्लस, यदि प्लस हो तो प्रतिकर्षण होता है, और यदि ये वाला आवेश यदि माइनस हुआ, ठीक है, तो ये इस आवेश को आकर्षण करेगा अपनी ओर, करेगा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जैसा आवेश होगा, मतलब इस आवेश के कारण इस आवेश पर एक बल लगेगा, या तो आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे। तो जो बल लगता है ना, उसी बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। रियलिटी में तो यही घटना होती है। तो हम परिभाषा क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। एक एक बात को समझते जाना है। हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश और एकांक धनावेश पर लगने वाला, मतलब समझिएगा, हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश और एकांक धनावेश के बीच लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या कहलाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जो भी विद्यार्थी इस परिभाषा को लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं एक बार अंत में बोल दे रहा हूं, अंत में तो सुनिएगा। हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक, मतलब वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश और एकांक धनावेश के बीच लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा आपका कंफर्म हो गया। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये टॉपिक याद भी होगा, तो याद है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है। रिवीजन करने का सबसे अच्छी बात है कि आप जितना सुनकर सुनेंगे समझेंगे उतना याद हो जाएगा। देखते हैं ना, फिगर आप समझेंगे तो ज़्यादा जल्दी से, मतलब अगर एक मूवी देख लेते हैं तो आपको जल्दी से मूवी याद हो जाता है पूरी कहानी, तो उसी प्रकार समझेंगे ना तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। समझ के इतनी बात। अब इसमें 3 चीज़ें पूछ ली जाती हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसका मात्रक पूछा जाता है, तो मात्रक भी आप सुन लीजिए। मात्रक होता है बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका पहला मात्रक याद रखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और एक दूसरा मात्रक याद रखेंगे वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। ये 2 मात्रक आप याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और फॉर्मूला होता है, परंतु वो विद्युत विभव के रूप में होता है, मतलब विभवांतर के रूप में, जो है E=V/d कह सकते हैं। d यहाँ पे दूरी है, या L भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एक और ये फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखेंगे। आगे इस पर भी क्वेश्चन आपको घुमा घुमा कर पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहीं से विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर आ गया है, तो वही है मात्रक। 2 मात्रक आप याद रखेंगे इसको। उसके बाद आता है राशि। तो यह राशि याद रखेंगे कि ये राशि कौन सी है? सदिश राशि है, सदिश
राशि, नोट्स में लिखते हुए चलेंगे। सदिश राशि का मतलब कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। उसके बाद बीमा, या हम बीमीय सूत्र भी कह सकते हैं। तो इसका बीमीय सूत्र आप याद रखेंगे ML T-3 A-1 होता है। इस बीमीय सूत्र को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका 3 होगा, ठीक है। तो ये तीनों का मुख्यतः आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत ही यूजफुल साबित होगा आपके लिए। तो ये हुआ आपका टॉपिक कंप्लीट 1, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले हम टॉपिक को देख लेते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। तो ये हमने दूसरा टाइप का क्वेश्चन ले लिया है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल हम देखते हैं इसको। तो ये है न्यूमेरिकल, तो इसको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में हम रखेंगे। देखिए हम समझेंगे इस न्यूमेरिकल को। इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, बट इस न्यूमेरिकल को समझ लेंगे तो वो भी आप हल कर लेंगे। समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। लिखा गया है एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र सदिश E 2i के प्लस J3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ का क्षेत्रफल A सदिश इक्वल टू 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का यदि क्वेश्चन दे तो इसको हल करने का सिंपल सा तरीका होता है, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल कहा था कि न्यूमेरिकल में क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, जो मान दिया है उसको लिखा जाता है। तो वही बात हम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल में हम लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ई है ना, वैद्युत क्षेत्र सदिश दिया है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मान दिया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं लिखूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इस ई को किससे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही प्रदर्शित करते हैं। तो ई का जो मान दिया है वो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप ये होता है, ये हमने लिख दिया। दूसरा कह रहा है कि वोल्ट प्रति मीटर के एक पृष्ठ के क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल A इक्वल टू 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठ का क्षेत्रफल A इक्वल टू यहाँ पे दिया है सदिश A इक्वल टू 8j कैप, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब हमसे कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, ना याद हो तो मैं आपको बता दूं। वैद्युत फ्लक्स, अब वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब फाई इक्वल टू हमने बताया था EA cos थीटा, ये हमने आपको बताया था EA cos थीटा। E क्या है? पृष्ठ है, अल्पांश पृष्ठ है। ए की जगह पर आप ds भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए मतलब क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो EA cos थीटा होता है, जहां पे यहाँ पे cos थीटा का जो मान होता है वो 0 होता है। तो यदि cos थीटा का मान 0 होगा तो इसीलिए फाई इक्वल टू EA हम लिख सकते हैं cos 0 इक्वल टू होता है 1 गुणा होगा तो इतना ही होगा, ठीक है। उसके बाद फाई E का मान यदि हम देखें तो देखिए E का मान यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लिख देते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये हमने लिख दिया। उसके बाद बीच में हम क्या देते हैं? इनटू का, मतलब ये इनटू का चिन्ह है तो ये हमने दे दिया। ए का मान दिया है 8j कैप, ये हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए यहाँ पे इस वाले मान में मतलब i का मान नहीं दिया है, फिर से k का मान नहीं दिया है, केवल यहाँ पे j का मान दिया है तो इधर भी j का मान दिया है। तो यदि ऐसा होता है ना तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर i का मान नहीं दिया तो 0i कैप मान लेंगे, फिर से 8j कैप हम लिख देंगे। अब फिर से यहाँ पे 4k कैप इधर भी है तो इधर हम 0k कैप मान लेंगे, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझेंगे। देखिए i का i से गुणा, j का j से गुणा और k का k से गुणा हम कराएंगे। तो देखिए अगर 0 में इसका गुणा होगा 2 में तो ये 0 हो जाएगा। तो यदि इसका गुणा होता है 0 हो जाएंगे। j का i में मतलब j वाला गुणा कराएगा तो इसको ध्यान से समझेंगे। फाई इक्वल टू ये 3j कैप है तो 3 × 8 = 24 हो जाएगा, ठीक है।
जे कैप इंटू जे कैप, फिर से ये 4 है और 0 में गुणा कराएंगे तो ये वाला मान भी शून्य हो जाएगा, मतलब सभी शून्य हो जा रहे हैं, बस ये वाला और ये वाला आपस में गुणा करा दिया, अतिरिक्त का 24 हो गया और जे कैप इंटू जे कैप। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए आई कैप इंटू जे कैप, ठीक है, इक्वल टू शून्य होता है, परंतु जे कैप इंटू जे कैप हो, ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। के कैप इंटू के कैप हो, के कैप इंटू के कैप हो तो ये भी 1 हो जाएगा, और मान लेते हैं पी इंटू पी हो तो वो भी 1 हो जाएगा। मतलब यदि समान समान हो तो वो 1 होता है। तो यहाँ पे भी जे गुणा में है तो इसका मतलब 5 इक्वल टू 24 गुणे 1 हो जाएगा। और यदि हम इसका गुणा कराते हैं तो यहाँ से 5 का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 24 आएगा। तो 5 का मान यहाँ पे आंसर 24 हो गया, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो इसका सिंपल सा हल हम ऐसा ही करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल में कुछ भी ऐड नहीं है, बस आपको समझना है कि यदि दूसरे में आई का मान और के का मान इसमें नहीं दिया है तो उसकी जगह पर हम शून्य मान लेंगे, और जिसका ये सभी तब इसके वजह से शून्य हो जाएंगे, और इसका हमने गुणा करा दिया, सिंपल में आंसर आ गया है। तो ये हुआ आपका आंसर। मैं आशा करता हूँ कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तीसरा अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम अपने तीसरे टाइप के क्वेश्चन को। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो कि हमने ले लिया है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में, मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। तो 2023 के जो भी क्वेश्चन है उसको तो बिल्कुल हमें तैयार करना ही है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके अगले साल पूछे गए थे, तो उसको हम देख लेते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलम और बोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। ये आपसे क्वेश्चन कह दिया है। देखिए अब आपको इस क्वेश्चन को हल करना है, तो मैं आपसे कह दूं कि आपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से तरीके से पढ़ा हुआ है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे? आप कहेंगे सर देखते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने रोक दीजिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, पर सोचिए क्या इस वीडियो को आप क्या इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो अच्छे से पढ़ाई कर लिया है ना। फिर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसको हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बेसिक से पढ़ाई नहीं किए हैं। बेसिक कुछ बातें हैं जो कि हमने आपको याद दिलाया था कि इसको आप याद रखिएगा, और उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रदर्शित कीजिए, मतलब इसको दर्शाना है आपको कि एक ही के हैं, एक ही भौतिक राशि का मात्रक है, और यदि हैं तो उसका भौतिक राशि का नाम क्या है ये भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने का वही तरीका है, सिंपल वे में लिखेंगे, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं विद्युत, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहली बार कि न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक है, क्या आपको याद है? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हम जानते हैं F/Q होता है, ठीक है। और इसका मात्रक ही क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो ये न्यूटन प्रति कूलम होता है, हम जानते हैं, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब यदि आपको अभी हमने जब पूछा था पहले कि इसको मात्रक याद है, तो आपको नहीं पता था, कि अगर नहीं पता होगा तो मैं कहूँगा थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखिए, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बताया था। तो याद करते हुए चलिए, ठीक है। तो ये हम जानते हैं। फिर से चूंकि हम यह भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = V/D कह सकते हैं, या L भी आप कह सकते हैं। तो ये भी हम फॉर्मूला
जानते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला, जहां डी क्या है, विभवांतर है, सॉरी भी क्या है, विभवांतर है, डी क्या है, दूरी है। तो देखिए विभवांतर का मात्रक क्या होता है, मैं आपसे पूछूं विभवांतर का, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो देखिए सबसे पहली बात हमसे क्या पूछा गया था कि कुलाम प्रति न्यूटन प्रति कुलाम, तो ये न्यूटन प्रति कुलाम है, और दूसरा वोल्ट प्रति मीटर, तो ये वोल्ट प्रति मीटर है। तो देखिए दोनों का मात्रक, ये दोनों मात्रक हैं किसके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ही। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने दर्शा दिया कि देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। और उसमें कहा गया है कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं अतः, नीचे आप लिखेंगे अतः यह दोनों मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। समझ गए? तो आप लिख देंगे कि अतः ये दोनों मात्रक किसके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको दिया गया होता तो क्या आप हल कर पाते हैं, यदि नहीं कर पाते हैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखा जाता है। बहुत से ऐसे चीज़ मिलेंगे जो आपको नए नए मिलेंगे, जो आपने कभी देखा ना हो इस टाइप के क्वेश्चन को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लेकर आ गए हैं चौथे अपने प्रश्न को, और ये है एक न्यूमेरिकल। तो आप सोच रहे होंगे सर आप न्यूमेरिकल ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। न्यूमेरिकल देखिए, मैं एक और बात आपको बता दूं कि यदि आप बोर्ड एग्जाम का पेपर आप देखेंगे तो उसमें मैं देखा हूं तो जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न हैं और 3 नंबर वाले प्रश्न, ये जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वाले जो भी प्रश्न होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है, इसमें आधा से अधिक आपको न्यूमेरिकल ही पूछा गया है, ठीक है। छोटा छोटा घुमा घुमा कर न्यूमेरिकल पूछ दिया गया है। तो मैं खास कर ये कहूँगा कि न्यूमेरिकल पर आपको विशेष कर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इसलिए न्यूमेरिकल इससे पूछा गया है तो हम न्यूमेरिकल देखेंगे। क्यों मैं कहूँ, क्यों मैं डिस्टर्ब करूँ, कोई टॉपिक का हाथ दूँ, टॉपिक ज़्यादा नहीं पूछेगा, पहले तो न्यूमेरिकल ही ज़्यादा पूछा गया है तो न्यूमेरिकल हम बताएंगे आपको। तो न्यूमेरिकल को भी ध्यान से समझना है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है 2022 में भी आपका पूछा गया है। तो समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल लिखा गया है कि एक चालक पर इतना कूलाम धनात्मक आवेश है, मतलब कोई चालक है उस पर इतना कूलाम धनात्मक आवेश है, बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होगी। तो इसमें पूछा गया है कि बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया। मैं कहूँगा क्या इसको हल आप कर पाएंगे? यदि नहीं कर पाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी नहीं हुई है इतनी अच्छे से। तो ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। अब पढ़ाई करते रहना है आपको। बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है ना, तो पढ़ाई करते रहिए, जितना हो सके पूरा हम मतलब डीप से हम निकालेंगे, पूरा गहराई में हम इसका डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आगे आपको एक और चीज़ इसमें पता चलेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लिखा गया है कि एक चालक पर इतना कूलाम धनात्मक आवेश है। देखिए सबसे पहली बात, मान दिया हो ना, तो मान के पीछे का मात्रक देखा जाता है। जैसे कूलाम कह रहा है इतना कूलाम धनात्मक आवेश है, तो कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक। इसका मतलब ये आवेश का मान दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, या हम कह सकते हैं कि हम लिखेंगे दिया है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो आवेश का मान न दिया है, आवेश Q, आवेश का मान कितना दिया है? 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम, ये आपका आवेश का मान दिया है। और कहा जा रहा है कि बताइए कि चालक में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। तो हम ये बात जानते हैं कि आवेश, ठीक है, सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं, ये भी बात आपको दर्शाना होगा। यहाँ पे क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है, ठीक है। और संख्या को n से दर्शाते हैं, तो इसका हमें ज्ञात करना है, ठीक है जी, हम समझ गए। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं आवेश,
आवेश का फॉर्मूला होता है आवेश Q इक्वल टू N इंटू ई। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इस पर खासकर न्यूमेरिकल जो दो नंबर वाले न्यूमेरिकल है इस पर ज़्यादा पूछा गया है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। देखिए हमें n का ही तो मान चाहिए ना, तो हम सिंपल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा। इसका मतलब n का यदि हम मान निकाले तो Q बाई ई हो जाएगा। यही फॉर्मूला हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल यही होगा, तो हम समझ गए यही होगा। तो अब इस पर हम मान को रखते हैं। चलिए मान रखते हैं, तो n हमने लिख दिया। Q, तो देखिए Q का मान यहाँ पे दिया है, क्या दिया है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ये हमने लिख दिया जी। उसके बाद E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, ये हमने लिख दिया। अब समझते हैं n इक्वल टू, देखिए ये 2.4 है इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, अब गुणा हम डालेंगे, ध्यान समझेंगे। ये इधर नीचे है माइनस में 19, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में 19 हो जाएगा, तो ये 10 टू द पावर ये 19 हो गया। और नीचे क्या बचा, 1.6 बचा, तो ये हमने लिख दिया। ध्यान से समझेंगे ये बात कि 2.4 हमने लिख दिया। उसके बाद ये 10 टू द पावर माइनस 18 है और ये 10 टू द पावर 19 है, तो प्लस में से 19 में से माइनस 18 गया, तो 10 टू द पावर मतलब 10 के पावर 1 बचा कि नहीं बचा, 1 बचेगा, तो 1 हमने लिख दिया, समझ रहे हैं। और नीचे क्या बचा, 1.6 बचा। अब समझिए एक का तो कोई मतलब ऊपर 1 तो हर अंक के ऊपर होता है, तो 10 है, 10 का यदि हम गुणा कराते हैं तो ये 24 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 10 का गुणा कराएंगे तो 24 हो जाएगा, 2.4 है तो ये 24 हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया 1.6। अब मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि देखिए अगर आप, ठीक है, अगर आप 16 को 15 बार में इसको हम काट सकते हैं। 1.6 का यदि भाग देते हैं 24 में तो 15 बार में जाएगा, ठीक है। और ये 15 बार में जाएगा तो इसका मतलब n का जो मान आ जाएगा वो 15 आ जाएगा, ठीक है। आप भाग देकर देख सकते हैं, ठीक है, मुझे पता है आंसर, तो ये हमने आपको बता दिया। आप कहेंगे सर थोड़ा सा बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। बट मैं यही कहूँगा कि अंततः ये गुणा भाग तो मैथ के स्टूडेंट हो या बायोलॉजी के, उनको स्वयं ही करना चाहिए। जितना करेंगे ये सब प्रैक्टिस आपका होगा। मेरा जो मतलब मेरा क्या है कि मैं क्वेश्चन को समझा सकूं कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे आपको हल करना है। उसके बाद ये तो आपका ही फर्ज है ना, ठीक है। तो मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, देखिए 24 है और ये 1.6 है। अगर आप चाहें तो दोनों में 10 का ऊपर और 10 का भाग करा सकते हैं ना। अभी 10 से 10 काट देंगे तो फिर भी 1 होगा, वही मान हो गया। अब 10 का यदि हम गुणा कराते हैं तो n इक्वल टू ये 240 हो जाएगा और ये 1.6 है, 10 का गुणा होगा तो ये 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यदि हम 16 को अगर 24 बार में काटे तो आप देख सकते हैं कि देखिए अगर भाग देते हो तो ये 15 ही आएगा, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप नहीं कहेंगे कि आपको नहीं करना है, ठीक है। ये 16 एकम में 16 जाएगा तो ये 16 का चला गया तो कितना 14, तो 14 में से 6 गया तो 8 हो गया और ये कट गया, फिर से 0। 16 25 80 होता है तो 80 हमने लिख दिया, कट गया तो ये 15 आया ना, तो यही 15 हमने लिखा था, मतलब n का मान आ गया 15। तो यही तो पूछा जा रहा था कि इलेक्ट्रॉनों, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होगी, तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। समझ में आ गया। आप कहेंगे हाँ, और जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि नहीं सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने कैसे कह दिया कि कमी होगी, क्यों नहीं आपने कहा वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए दिमाग में, और नहीं आ रहा है तो आप लाइए, और यदि आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए यही चीज़ें थोड़ी सी क्वेश्चन में पढ़ा जाता है तो समझा जाता है। हमने कमी इसलिए कहा क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहला कहा है कि एक चालक पर इतने कूलाम का धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन मतलब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसका मतलब जब दिया तो उसके पास कमी आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन इसने मतलब दिया हुआ है, इस चालक से 15 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तभी तो धनात्मक आवेश आया है ना। यदि कोई मान लेते हैं लिथियम है Li, इस पर 1 प्लस आ गया तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम ने किसी को दिया हुआ है, इसका मतलब 1 की कमी हुई है इसमें,
समझ में आ रहा है ना, तो वही बात है, तो इसलिए हमने कमी लिखा हुआ है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक और बात है कि आप सोच रहे होंगे कि सर मज़ा तो आ ही नहीं रहा है। देखिए मज़ा नहीं है पढ़ाई, ठीक है, मज़ा कैसे आएगा यार, पढ़ाई तो पढ़ाई होता है ना, ठीक है, मज़ा लेना पड़ता है आपको। तो ये हमने 4 आपके क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन को। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन को। तो 5वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन 2015 में, 18 में, 19 में, 22 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, ठीक है, मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। समझ लेते हैं। तो देखिए इसको भी हम हल करेंगे। वैसे तो हमने ये टॉपिक बहुत ही पहले करा दिया है, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप समझ जाएंगे, याद है तो आप इसका रिवीजन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें भी आपको लिखना होता है हल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे विद्युत फ्लक्स, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, ठीक है, विद्युत फ्लक्स। देखिए मेरा राइटिंग उतना आपके जैसे शायद अच्छा ना हो, ठीक है, बट जितना भी है उतना में ही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग डालना है, उसके बाद पहले इसका परिभाषा लिखना है। तो मैं आपको परिभाषा समझाऊंगा और समझाकर याद कराऊंगा, क्योंकि मेरा काम है कि रटवाना नहीं बल्कि याद कराना, और आपके इस वीडियो में ही याद हो जाएगा, आज के इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहली बात कि कोई भी आवेश है, ठीक है, सपोज डेट यहाँ पे हमने एक आवेश ले लिया, ये कोई आवेश है। तो आवेश होता है तो आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, इसका मतलब ये आवेश है तो यहाँ से विद्युत बल रेखाएं बहुत सी निकल रही होंगी और बहुत सी विद्युत बल रेखाएं आ भी रही होंगी। तो सपोज डेट यहाँ से विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार, ये सभी विद्युत बल रेखाएं हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये सपोज डेट ये सभी विद्युत बल रेखाएं हैं। मैं थोड़ा सा छोटा ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है जी। तो ये सपोज डेट ये विद्युत बल रेखाएं हैं, कुछ विद्युत बल रेखाएं इससे निकल रही हैं, ठीक है, और कुछ विद्युत बल रेखाएं इसकी ओर आ रही हैं, इस ओर, ये इस आवेश की ओर आ रही हैं। समझ में आ रहा है। तो देखिए कुछ विद्युत बल रेखाएं होंगी जो निकल रही होंगी और कुछ विद्युत बल रेखाएं इसकी ओर आ रही होंगी। तो इस विद्युत बल रेखाओं में से कुछ ऐसी विद्युत बल रेखाएं होंगी जो पृष्ठ पर लंबवत होंगी, ठीक है, कुछ तो ऐसी विद्युत बल रेखाएं होंगी ना जो पृष्ठ पर लंबवत होंगी, और कुछ ऐसी होंगी कि जो लंबवत नहीं होंगी, ठीक है। तो जो लंबवत होंगी, जो विद्युत बल रेखाएं लंबवत होंगी, तो उन विद्युत बल रेखाओं की, जो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर लंबवत होती हैं, तो उन विद्युत बल रेखाएं की जो संख्या होती है, उन संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया हमने क्या बताया। आप परिभाषा यही कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि किसी आवेश से, क्या कहेंगे, किसी आवेश से निकलने वाली, आप कहेंगे किसी आवेश से आने, देखिए यहाँ से आ रही हैं, इस आवेश की ओर आ रही हैं, तो किसी आवेश की ओर आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से कहें तो हम कह सकते हैं किसी आवेश के लंबवत, आप कहेंगे किसी आवेश के लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गया है। याद रखेंगे लंबवत जो होंगी उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहा जा रहा है, जो लंबवत नहीं होंगी वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगी। तो या तो आवेश आप कह दीजिए, या कह सकते हैं किसी आवेशित पिंड से, ये भी आप कह सकते हैं। तो आप कहेंगे किसी आवेशों के लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आशा करता हूँ परिभाषा आपको याद हो गया होगा, समझ गए होंगे, ठीक है। मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ। हम ये लिखेंगे किसी आवेश से, किसी आवेश के लंबवत, किसी आवेश के लंबवत आने व
जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया परिभाषा। हमने क्या कहा? किसी आवेशों के लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये हुआ विद्युत फ्लक्स का परिभाषा, और ये हमने फिगर से आपको याद करा दिया। अब आते हैं कि इसका परिभाषा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको विद्युत फ्लक्स को हम याद रखेंगे फाई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, या ए ना कहकर हम ds भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब ये अल्पांश पृष्ठ है, ठीक है, जो है ए। जैसे अगर मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये सपोजिट ये एक पृष्ठ है, ठीक है। कोई बड़ा सा ये मान लेते हैं ये एक बोर्ड है, ये पृष्ठ है, ठीक है। तो उस बोर्ड का एक छोटा सा ये हमने एक हिस्सा ले लिया, यही है अल्पांश पृष्ठ। तो अल्पांश पृष्ठ को हम ds से प्रदर्शित करते हैं। ds कहें या हम कह सकते हैं कि a से प्रदर्शित करते हैं। तो वो a लिखा गया वही है ds, या a आप लिख सकते हैं। और मान लेते हैं इस पृष्ठ का लंबवत, ये इस पृष्ठ पर लंबवत है जो है l, ठीक है, इस पृष्ठ पर लंब है l। और मान लेते हैं इस पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है इस ओर, ठीक है। और लंब और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है थीटा, ठीक है। तो वही बात कहा गया है। ई क्या है? अल्पांश पृष्ठ है, सॉरी, ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दर्शा रहा है। डी क्या है? डी है अल्पांश पृष्ठ, ये लिखें या ds लिखें, ठीक है। और यहाँ पे cos थीटा क्या है? थीटा है लंब और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका हो गया। समझिएगा, छोटी छोटी बातों को समझना है। एक भी डाउट हम रहने भी नहीं देंगे, और रहना चाहिए भी नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? यदि डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा। जो भी स्टूडेंट यदि कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो वास्तव में उसका जवाब देना चाहिए, तो मैं उसका जवाब देता भी हूँ। कमेंट में हर चीज़ का देखता हूँ, सभी का देखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं नहीं देखता, ठीक है। मैं देखता भी हूँ, और रिप्लाई देना भी हो तो मैं देता भी हूँ, यदि अच्छा कोई क्वेश्चन पूछता है तो। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, उनसे मैं खासकर निवेदन करूंगा, वो 5 बार 6 बार एक ही कमेंट को मतलब पेस्ट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है यार। मैं देखता हूँ ना कमेंट, आप एक बार भी करेंगे उतना ही वैल्यू हम आपको देंगे, और 10 बार भी करेंगे तब भी उतना ही वैल्यू देंगे, ठीक है। आप अच्छा कमेंट कीजिए, मैं अच्छा आपको रिप्लाई भी दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब पढ़ाई के संबंध में ज़्यादातर बात करें तो और भी बेटर रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसमें 3 चीज़ें हैं जो आपको याद कर लेना है। ये तीनों चीज़ें बहुत ही आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती हैं, ठीक है। एक है मात्रक। तो मात्रक आपको याद रखना है, जो होता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। तो ये आपका याद रखना है, वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। और दूसरा आपके याद रखेंगे राशि, जो होता है अदिश राशि, ठीक है, बीमा या बीमीय सूत्र। तो इसका बीमीय सूत्र आप याद रखेंगे ml3t-3a-1, ठीक है। तो ये इसका बीमीय सूत्र याद रखेंगे, ml3t-3a-1 होता है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है मुख्यतः। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, इतना आपको याद रखना है। थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है, मैं एक बार चेक कर लूँ इसका मात्रा क्या होता है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, यही हम कह रहे थे, थोड़ा सा डाउट था मैं, ठीक है। देखिए ये वोल्ट इंटू मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर। ये मुझे इसमें डाउट था, मैंने चेक कर लिया, ठीक है। मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वोल्ट प्रति मीटर नहीं होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। और न्यूटन प्रति कूलाम भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है। कंफर्म हो गया ये टॉपिक कंप्लीट। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के टॉपिक को हम देख लेते हैं।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं अपने छठे टाइप के प्रश्न को देखते हैं। तो ये हमारा छठा प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। स्क्रीनशॉट साइड में हम लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्या आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आप स्वयं इस क्वेश्चन को पढ़िए और थोड़ा सा समझिए और सोचिए। यदि कर पाते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे लिखा गया है N क्या है, नाइट्रोजन है, तो N7 और ऊपर लिखा गया है 14, ठीक है। नाभिक पर कूलाम में आवेशों की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, क्या आप इसको हल कर पाएंगे। यदि आप कर पाएंगे तो वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, ठीक है, और इसको हल करने के बारे में 2 मिनट सोचिए या 1 ही मिनट सोचिए। यदि आपको कर पाते हैं अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो मैं हल करके दिखा रहा हूँ। बट मैं यही कहूँगा कि देखिए अभी आपके पास 2 महीने समय है, 2 महीने में पूरा दम लगा देना है, ठीक है। मैं आपके लिए हाजिर हूँ, ठीक है। मैं आपको करा रहा हूँ, आगे भी कराता रहूँगा चैप्टर वाइज। तो मन लगा कर केवल पढ़ना है और सपोर्ट करने के लिए केवल आपको इतना ही करना है कि जितने आपके दोस्त हैं, जो आपका स्कूल ग्रुप है, कोचिंग का ग्रुप है, उसमें हमारे वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो अपनी अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। समझ रहे हैं। और सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, चलिए हम हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि N7 और 14 नाभिक पर कूलाम में आवेशों की गणना कीजिए। मतलब अगर हम सिंपल में सोचे तो यहाँ पे कह रहा है कि आवेश की गणना कीजिए। मतलब हमारा अब टारगेट हम जान गए कि टारगेट हमारा लक्ष्य क्या है, आवेश की गणना करना। हमारे पास मान दिया है ये, तो हम लिखते हैं चूंकि हम जानते हैं है। अब हम क्या जानते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, N7 14 ये लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N इक्वल टू 7। आप कहेंगे सर कैसे आपको पता कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नीचे वाला क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या होता है, ये आपको पता है। और ऊपर वाला क्या होता है, परमाणु भार होता है। हम ये बात जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक कहें या परमाणु संख्या कहें, परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। समझ में आया। तो ये तीनों बात एक ही है। अगर हमें परमाणु क्रमांक पता हो तो हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो देखिए ये सभी इक्वल होते हैं। तो परमाणु क्रमांक यदि 7 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी और उसी में प्रोटॉनों की भी संख्या 7 होगी। तो इसीलिए हमने लिख दिया, चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या N इक्वल टू 7, ठीक है। उसके बाद अब हम लिखते हैं, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन तो सिंपल सा ही होता है, पर यदि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तो हल कैसे कर पाएंगे, जबकि आपको पता है आवेश Q इक्वल टू N इंटू E होता है, ठीक है। और यदि हम N को इधर ही छोड़ दें, सॉरी N को नहीं, आवेश की ही तो गणना करना है, मतलब Q की गणना करना है। तो Q यहाँ पे रख देते हैं, N का मान दिया है 7 और E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम का आवेश होता है। ये हमने लिख दिया। अब सिंपल में क्या करेंगे, 7 में 1.6 का गुणा कराएंगे। तो आप गुणा कराकर देख सकते हैं कितना आएगा, 11.2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आप करा सकते हैं 7 में 1.6 का गुणा, ठीक है। 7 एकम में 7 और 7 छक 42 और 4 इसमें जुड़ जाएगा तो 7 4 11, तो वही तो होता है ना, 11.2 हमने लिख दिया। आप करा के देख लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने हल किया हुआ है।
देखिए इस टाइप के और भी क्वेश्चन थे, बट मैं इस टाइप का एक ही क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ और इस फॉर्मूले को मैं खास कर कह रहा हूँ कि इस चैप्टर से याद कीजिएगा ये वाले फॉर्मूले को, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और घुमा घुमा कर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादातर इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और मेहनत करते हुए चलना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के और जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन को ले लिए हैं। देखिए यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन को लिया है, 7वां, 8वां, 9, 10, 11। इससे पहले के 6 प्रश्न हमने अच्छे से देख लिया है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, उसके बाद और भी क्वेश्चन है जिसको हम हल करना है, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर में पूछे गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए ये क्वेश्चन हमने बहुत ही पहले करा दिया है, जो कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, ठीक है। तो देखिए इसमें लगता है टाइम, लगभग 20 मिनट लग जाएगा मुझे समझाने में, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फिजिक्स का लिंक एक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिलेंगे जो केवल VBI क्वेश्चन होंगे। उसमें आप देखेंगे तो चौथे या 5वां वीडियो यही आपका होगा, अच्छी स्थिति वाला। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं 14 में, 16 में, 19, 22 में पूछा गया है, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अब यहाँ पे फिर से आ गया निरक्षीय स्थिति पर, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 16, 17, 20 में पूछा गया है। इसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर मिल जाएगा। या दूसरा आपके पास ये भी तरीका है, आप केवल यूट्यूब पे लिखिए कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। या फिर से YouTube पे लिखेंगे निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ऐसे भी सर्च करके इस वीडियो को देखने के पश्चात आप इस वीडियो को मतलब इस सभी टॉपिक को पढ़ाई कर सकते हैं। नोट्स में एक एक करके आप लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखने के पश्चात यदि आपको तैयार होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको तैयार कर लेंगे या रिवीजन कर लेंगे यदि तैयार है तो। समझ गए। 9th क्वेश्चन आता है कि स्थिर वैद्युत में गॉस का प्रमेय क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत तरीके से बड़ा बड़ा लेंदी करके भी कहा गया था, बट मैंने जो सिंपल में है वो हमने क्वेश्चन बढ़ा दिया। गॉस का प्रमेय आपको बताना है और गॉस का जो फॉर्मूला होता है उसको प्रूफ भी करना है। आज देखिए 14 में 15, 17, 18, 19, 20, फिर से 22, फिर से 23 पूछा गया है। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो 16 में नहीं पूछा गया है केवल, और फिर से 21 में नहीं पूछा गया है, उसके अलावा हर बार ये पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो देखिए गॉस के प्रमेय का 3 अनुप्रयोग होता है, ठीक है। तो एक क्या होता है, एक आयताकार चादर के लिए होता है, एक अनंत लंबाई के लिए होता है और एक गोलीय पृष्ठ के लिए होता है, ठीक है। एक बेलनाकार मतलब पृष्ठ के लिए होता है। तो मैं यही कहूँगा ना कि आप इन जो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है ये सब आप पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट VBI है वो सब हमने ये कराया हुआ है। तो आप जाकर उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। या आप लिखिएगा कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये मुख्यतः 4 जो हेडिंग है इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। 5वां ये क्वेश्चन है, इसको मैं हल करा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। लिखा गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषित कीजिए। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसका परिभाषा देना है और इसके आधार पर एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा गया, 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और क्वेश्चन है जो इसमें ऐड किया गया है, ये भी अलग अलग तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन में। तो मैं यही कहूँगा कि ये हमने क्वेश्चन पहले करा दिया है, ये भी हमने कराया हुआ है, बट इसको मैं छोटा है तो मैं बता दे रहा हूँ। इसको आप पढ़ लेंगे। हमने बताया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक, ये हमने कराया हुआ है।
ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का लिंक है, उस पर क्लिक करके पढ़ाई कर लेंगे इसका, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मैं परिभाषा आपको बता दूं तो देखिए, इसका मैं साइड में फोटो भी लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए रिवीजन कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ रहे हैं, देखिए एक यहाँ पे सपोर्टेड प्लस क्यू आवेश है और एक यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। ये दोनों परिमाण में समान है, मतलब तौलेंगे तो इनका वजन समान आएगा, परंतु विजातीय आवेश हैं, एक पर प्लस आवेश है तो एक पर ऋणात्मक आवेश है। इन दोनों की बीच की दूरी है वो 2L है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी है 2L, तो यहीं पर ये फॉर्मूला आता है। तो ये जो बना हुआ है ना, इस बने निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब आवेश दो है और इनके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। तो इस बने निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आप इसका परिभाषा कह सकते हैं कि समान परिमाण तथा विजातीय आवेश के इस बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परंतु वैद्युत द्विध्रुव हमसे परिभाषा नहीं पूछा है, हमसे पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं और P इक्वल टू होता है 2L इंटू Q, ये फॉर्मूला होता है। ये 2L क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। Q क्या है? इन दोनों में से कोई एक आवेश। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के, ये वैद्युत द्विध्रुव है पूरा, तो हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा? वैद्युत द्विध्रुव के किसी कोई भी एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया होगा? मैं परिभाषा पहले लिख दे रहा हूं, आप ये लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गया? तो वही बात कहा गया कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यदि इसी को हल करते हैं तो इसी को अगर हम चाहें तो 2QL हम लिख सकते हैं। तो ये मुख्यतः फॉर्मूला है, तो आप इसको याद रखेंगे, 2QL हम कहते हैं। अरे सब गुणा में है तो Q को हम बीच में भी तो रख सकते हैं ना, तो 2QL हमने लिख दिया, ये आप याद रखेंगे। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली मात्रक पे यदि हम बात करें, इसका मात्रक, ठीक है, मात्रक पूछ लिया जाता है तो इसका मात्रक आप याद रखेंगे कूलाम इंटू मीटर, ठीक है, कूलाम इंटू मीटर होता है। दूसरा राशि होता है अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि होता है। विमीय सूत्र पे बात करें तो याद रखेंगे M0LTA होता है, ये विमीय सूत्र आप याद रखेंगे, M0LTA होता है विमीय सूत्र, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन, आप इन सभी को याद रखेंगे, ठीक है। अदिश होता है, ये आप याद रखेंगे, अदिश नहीं होता है शायद, सदिश होता है, ठीक है। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है, तो ये आपका कंफर्म हो गया, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है।
आप चेक भी कर लेंगे, ठीक है, शायद अदिशी होता है, सॉरी सदिशी होता है राशि, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है। यदि होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा सदिश राशि होता है, कमेंट कर दीजिए अभी, ठीक है। उसके बाद आगे हम जो कहेंगे कमेंट करने के वो भी आप कमेंट कीजिएगा। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और बात है, अब 2 क्वेश्चन और 2 हम आपको कराएंगे, ठीक है। देखिए 11 हो गया ना, और 2 क्वेश्चन आपको कराएंगे इस चैप्टर से, और दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और वो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। तो निश्चिंत रहना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम उन सभी टॉपिक को हल कराते हैं। ध्यान से आपको समझना है, बहुत टाइम हो गया, कोई बात नहीं, पानी पी लीजिए, फिर से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को। और ये न्यूमेरिकल आपके 2018 में 22 में ये रिपीट हुआ है ये न्यूमेरिकल, और इस टाइप के न्यूमेरिकल और भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि इन सभी को ध्यान से आप समझेंगे। देखिए न्यूमेरिकल कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश +9e एवं +e माइनस एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो। ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश, मतलब ये 2 बिंदु आवेश है, एक ये है एक ये है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच एक और आवेश को हम लाते हैं, तो आवेश को कहाँ पर रखा जाए कि संतुलन में हो, ठीक है। तो इस फिगर को हम थोड़ा सा बना लेते हैं, समझते हैं फिगर में। देखिए 2 बिंदु आवेश हैं, एक ये है एक ये है। तो सपोज डेट हम मान लेते हैं एक ये आवेश है जिसको हम +9e लिखते हैं, और एक और ये आवेश है जो +e है। 2 बिंदु आवेश हैं, ठीक है। तो ये 2 बिंदु आवेश हमने लिख दिया। अब इन दोनों बिंदु आवेशों का जो बीच की दूरी है, ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। वही तो कह रहा है 16 सेंटीमीटर है। कह रहा है इन दोनों के बीच, मतलब इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए। मतलब एक Q आवेश है, सपोज डेट मान लेते हैं इस Q को हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो Q को कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो। मतलब यदि हम इस आवेश को रखते हैं तो ये भी तो एक आवेश है ना, और ये भी बिंदु आवेश है, तो इधर भी एक बल लगेगा, ठीक है। तो इधर वाले बल को F1 कह दे रहे हैं, और इधर भी तो बल लगेगा, तो इधर वाले बल को F2 कह दे रहे हैं। आप कहेंगे बल क्यों लगेगा, ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो जब आवेश है और आवेश है, तो आवेश आवेश में या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो वही बल हम दिखा रहे हैं कि यदि इधर बल लगता है तो F1, और ये वाला बल लगाता है तो F2 बल लगता है। तो ध्यान से आप समझेंगे, चूंकि हम मान लेंगे कि हमने ये इसका, तो इसी को तो हमें पता करना है कि कितने दूरी पर हमें इस Q को रखना है। तो सपोज डेट हम मान लेते हैं कि इसको हमने x दूरी पर रखा हुआ है मानकर। तो जब इसको हमने x दूरी पर रखा हुआ है तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो ये टोटल है 16। तो 16 में से यदि x को घटा देंगे तो वही तो ये निकलेगा ना। तो ये वाले जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 16 माइनस x, ये दूरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अरे पूरा दूरी है 16, और ये दूरी है सपोज डेट मान लेते हैं कि 8 है, सॉरी मान लेते हैं सपोज डेट 10 है। तो मैं कहूँगा ये वाला इतना दूरी कितना होगा, तो आपके सिंपल में कह देंगे 6 हो जाएगा। 6 कैसे हुआ, 16 में से आपने 10 को घटाया, तो 16 में से x को हमने घटा दिया है, तभी तो ये निकलेगा ना दूरी। तो वही बात है। तो ये फिगर है, ये फिगर आप बना लेंगे। अब हम चलिए हल लिखते हैं और इसको हल करते हैं और पता लगाते हैं कि ये x दूरी का रियल में मान कितना है। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न, मतलब दिया है, हम यही लिखेंगे दिया है। और क्या लिखेंगे, बिंदु आवेश 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश, एक है Q1 जो क्या है 2 बिंदु आवेश, एक क्या है ये है जो +9e हमने लिख दिया, और दूसरा बिंदु आवेश एक और है Q2 जो है +e, ये हमने लिख दिया। अब इनके बीच की दूरी, मतलब दूरी जो है, दूरी में लिख दे रहा हूं, दूरी मतलब जो r का मान है वो कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनके बीच ये दोनों बल हैं। तो आप ध्यान से आप समझेंगे, ये देखिए 2 जब आवेश हो तो न्यूटन ने एक दिया था कि यदि 2 आवेश, समझिएगा एक ये आवेश है एक ये आवेश है,
तो दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल के लिए एक फॉर्मूला न्यूटन क्या कूलाम ने दिया था, और कूलाम ने, यही बात हम लिखेंगे, कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार, ठीक है। और कूलाम के अनुसार हमें सबसे पहले इस बल का हम ज्ञात करेंगे, तो इसको दो हम आवेश को लेकर चलते हैं, उसके बाद पहले हम F1 बल का मान ज्ञात करते हैं। तो कूलाम के अनुसार हम जानते हैं बल का मान, बल का फॉर्मूला उन्होंने बताया था F = 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर, ये उन्होंने बताया था, बिल्कुल सही बात है। तो F के जगह पर हम F1 लिख देंगे। अब 1/4πε0 ये एक नियतांक है, ये हमने लिख दिया। फिर से Q1, अब Q1 हमने इसको माना हुआ है, Q1 हमने इसको माना हुआ है, तो हम लिख देंगे +9e, ये हमने लिख दिया। अब फिर से इंटू Q2 है, तो Q2 को Q माना हुआ है, तो ये हम लिखेंगे Q, ये हमने लिख दिया। R स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, x है, तो x का स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो हमें एक मिला फॉर्मूला, ये हमें फॉर्मूला मिला, ये F1 का हमने मान ज्ञात कर लिया, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद इसी प्रकार समीकरण F2 का भी मान निकालेंगे। तो अब F2 के लिए ये दो हो गया, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कर लेंगे। तो इसी प्रकार हम लिखते हैं, इसी प्रकार यदि हम F2 का मान निकालें तो F2 = क्या हो जाएगा, 1/4πε0 हो जाएगा। अब Q1 के जगह, Q2 के जगह, सॉरी समझिएगा, Q1 अब इसको मानेंगे, Q2 ये है, Q2 का मान है हम, तो इसको Q1, तो Q1 के जगह पर हम क्या लिखते हैं, ये कुछ नहीं तो बीच में गुणा ही ना है, तो Q लिख दिए। अब फिर से Q2 की जगह पर ये +e लिखेंगे, तो +e हमने लिख दिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 16 - x, तो हम लिख देंगे 16 - x, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए F2 का मान हमें यहां से मिल गया, ये क्या है, F2 का मान हमें मिल गया, इसको समीकरण 2 करते हैं। तो देखिए F1 और F2 का मान हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों के बीच का आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो। मतलब संतुलन के मतलब कि दोनों ओर से जो बल लगे वो एक दूसरे के बराबर लगे, कि ये स्थिर अवस्था में एक जगह रह जाए, ठीक है। तो मतलब जब हमें दूरी निकालना है तो दोनों बल संतुलन में हम करेंगे, तभी जाकर दूरी निकलेगा। तो हम लिखते हैं तब F1 = F2, तब F1 = F2 हम कर देते हैं, दोनों बल को हम संतुलन कर देते हैं, तो F1 = F2 हम मानेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका मान रखते हैं, F1 की जगह पर हम ये पूरा मान रखेंगे, तो 1/4πε0, ध्यान से समझेंगे, इनटू ये कोष्ठ में लिखेंगे, थोड़ा सही, ठीक है, कोष्ठ में लिखेंगे +9 × Q, फिर से x² है तो x² हमने लिख दिया। ये देखिए हमने F1 का मान पूरा लिख दिया। उसके बाद F2 का मान लिखेंगे तो बराबर देंगे, F2 के मान के लिए भी 1/4πε0 लिख दिए, फिर से इंटू Q इंटू +e है तो e हमने लिख दिया। उसके बाद कोष्ठ में 16 - x का होल स्क्वायर। देखिए हमने Q1 का मान यहाँ पे और Q2 का मान इधर हमने पुटअप कर दिया। एक बात ध्यान से समझना है, ध्यान से ये समझना है कि इसमें से देखिए 1/4πε0 ये इधर है कि नहीं, तो इधर भी 1/4πε0 है, मतलब दोनों ओर ये मान समान है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समझिएगा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये इधर कैंसिल हो गया तो ये इधर कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों बराबर में है, ठीक है। उसके बाद इधर भी आवेश है तो इधर भी आवेश है, इधर भी आवेश है तो आवेश से आवेश कट गया। फिर से समझिएगा, इधर E है तो इधर भी तो E है, तो E से E कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या क्या बचा, अब इधर सिंपल में क्या बचा, केवल बचा 9, तो हमने 9 लिख दिया, और इधर बचा x² तो x² लिख दिया। समझिएगा इधर क्या, ये भी कट गया, इधर भी सब कुछ कट गया है, तो ऊपर क्या बचा है 1, तो 1 हमने लिख दिया, और नीचे क्या बचा 16 - x का होल स्क्वायर, तो ये बचा हुआ है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। समझ रहे हैं।
अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें यही तो पता करना है ना कि x का मान कितना है, कि x यही तो है, x दूरी पे हम रखेंगे q को, ठीक है, कि संतुलन में होगा तो x का मान ज्ञात करना है। तो अब ध्यान से समझेंगे, हम इन दोनों का वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं। दोनों क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, यदि हम दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं तो समझिएगा ये वर्गमूल का चिन्ह है। अब 9 को अगर हम चाहें तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, या 9 को हम ऐसे ना कहकर समझिएगा, 9 को हम चाहें तो 3 गुणे 3 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स गुणे एक्स होता है कि नहीं, एक्स गुणे एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया। फिर से 1 है तो अब इसका 1 को हम चाहें तो 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 गुणे 1 भी होगा तो 1 एकम में 1 एक ही है, तो एक हमने लिख दिया। फिर से 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसका मतलब एक 16 माइनस एक्स है, और एक और इस गुणा में क्या है 16 माइनस एक्स है, इसका मतलब यही ना हुआ 16 माइनस एक्स, मतलब 2 बार 16 माइनस एक्स है, उसी का मतलब तो होल स्क्वायर होता है, ये हमने कर दिया। अब हम जानते हैं कि रूट में यदि 3 गुणे 3 हो तो एक 3 बाहर निकल जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे 3 3 है तो समझिएगा 3 जब 3 है, मैं यहाँ पे साइड में बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 3 3 है तो यहाँ पर एक 3 बाहर निकल जाएगा, तो वो हमने 3 यहाँ पे निकाल दिया। फिर से यहाँ पे 2 x है तो एक x बाहर निकल जाएगा, तो वो x हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर से बराबर देंगे, फिर से एक इसमें से बाहर निकल जाएगा, फिर से 16 माइनस एक्स है, फिर से 16 माइनस एक्स 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 16 माइनस एक्स हमने लिख दिया। समझ पा रहे हैं कैसे हमने किया है, ये सिंपल सा ट्रिक है, और भी तरीके से कर सकते थे पर इस प्रकार सिंपल रहेगा। देखिए हमने मान निकाल लिया, अब इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, x का 1 में गुणा कराएंगे तो x गुणे 1 हो जाएगा, और इसका इसमें हम गुणा कराते हैं तो 3 और 16 माइनस एक्स में हम गुणा करा देंगे। अब समझिएगा x एकम में x हो जाएगा, और 16 तिया 48 होता है, तो 48 और 3 3x हो जाएगा। 3x को हम इधर भेजते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x इधर आएगा तो x प्लस 3x इक्वल टू 48, 3x और 1x 4x हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 48। आप समझेंगे तो यदि x इक्वल टू अगर देखें तो 48 भागे 4, और 4 एकम में 4 और 4 दूना 8, मतलब 12 आ जाएगा। तो याद रखेंगे 12 सेंटीमीटर, x का मान क्या आया 12, तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि हम q आवेश, तीसरा जो आवेश है, इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो, तो कहाँ पर q को रखा जाएगा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो संतुलन में बल लगेगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसको मैं आपको दे रहा हूँ हल करने के लिए। ये क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, साइड में मैं फोटो भी लगा दूंगा, ठीक है। कह रहा है कि चित्र में दर्शाया गया आवेशों के निकाय का कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ये एक साइड में आपको फोटो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क दिया है, अदरवाइज आप इसको कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का हम नोट्स में लिख दिए हैं सब कुछ, तो आपको पीडीएफ नोट्स हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो सकता है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद मिले, पर मिलेगा, आपको निश्चिंत रहना है। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके वहाँ पे भी इन सभी का नोट्स, आपको जितना पढ़ाए हैं सबका नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, तो वहाँ सर ले सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ही मेहनत के साथ आपको इतना सब कुछ बताया गया है। तो मैं यही कहूँगा यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको आगे भी और इसी प्रकार चैप्टर वाइज चाहिए तो आप कहिएगा कि हाँ सर और भी चाहिए, या जो भी कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है, कि आगे दूसरे चैप्टर का बताइए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सपोर्ट करना चाहते हैं तो यही कीजिए कि जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, हमारे इस चैनल के बारे में बताइए, कहिए कि हम भी इस चैनल से पढ़ाई करते हैं, आप भी इस चैनल से पढ़ाई कीजिए, यहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट का टीम मिलता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।